गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे सूरज का अपहरण। अपहरण का मतलब होता है यानी कि हम किसी से कोई वस्तु जो होते हैं वो ले लेते हैं। तो यह एक हास्य नाटक है। तो इस नाटक में बताया गया है कि एक राजा होता है, वो क्या करता है कि एक बार घूमने के लिए जाता है तो वो देखता है कि पानी पीता है नदी में से, किस नदी का पानी जो है वो मीठा है, तो मैं जो है इस नदी के पानी को दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। तो अपने पास रोक कर रखता है उस नदी के पानी को। तो सभी उसे कहते हैं कि उस नदी के पानी को अपने पास मत रोक के रखो, तो वो किसी की भी बात नहीं मानता है। तो उसका जो सेनापति होता है, दीवान होता है, वो उसे समझाते हैं कि अगर हम नदी का पानी अपने राज्य में इकट्ठा करेंगे तो इससे पूरा नगर डूब जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता। तो अंत में जो उसका दीवान होता है वो उसे कहता है कि हम भी क्या करते हैं कि राजा को समझाने के लिए एक कथा रचते हैं कि जो है सूरज है वो आज नहीं निकलेगा, उसका अपहरण हो गया है। तो वो जनता को क्या है कि इस मुसीबत से छुटकाने के लिए जो बुद्धिमान दीवान होता है वो उसे कहता है कि सूरज का अपहरण हो गया है। तो इसमें क्या है कि राजा को तो मूर्ख हो गया और जो दीवान था वो कौन था? बुद्धिमान था। तो इसमें क्या है कि आपने भी कभी देखा है कि सूरज को कोई अपहरण कर सकता है? नहीं छीन सकता ना सूरज का कोई भी, उसने तो अपने समय पर ही निश्चित निकलना होता है। तो अगर कोई सूरज का अपहरण कर ले तो क्या होगा? हम अपने मन में सोचेंगे तो कितने सारे हमारे मन में हो जाएंगे ना सवाल। तो इस तरह से जो ये नाटक है इसमें हमारे पास हैं 7 जो है व्यक्ति है इस नाटक को में जो भाग लेने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास दृश्य हैं, दर्शाए गए हैं कि पहले दृश्य में क्या हुआ, दूसरे दृश्य में क्या हुआ। इस तरह से इस नाटक को दृश्यों में बताया गया है। तो अब इस नाटक को पढ़ने से पहले आप अपनी बुक खोलो। बुक में आपका दिया हुआ है पेज नंबर 55 पर ये नाटक दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि प्रथम दृश्य यानी कि पहला दृश्य, उसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि राजा जो था वो अपने शयन कक्ष में होता है सोने का कमरा जिसमें हम रात को सोते हैं, तो वहां पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तो अगर हमें नींद नहीं आती तो हम बार बार करवट बदलते हैं ना, कभी इधर सोते हैं कभी इधर मुंह करते हैं। तो ऐसी तरह से राजा कर रहा था। तो उसे क्या है कि 6 बार जो है घंटी बजने की आवाज हुई। तो 6 बार घंटी बजने का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जो ये आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास घड़ी होती है, तो वो समय बताने के लिए प्राचीन समय में वो नहीं होती थी घड़ी। तो उसमें क्या है कि दिन में तो हम सूर्य को देखकर क्या कि अनुमान लगा लेते थे कि अब जो है सुबह का टाइम है, अब दोपहर का टाइम है, अब शाम को है, लेकिन रात को तो हमें पता नहीं चलता। तो उस समय बड़े बड़े शहरों में जो घंटियां लगाती थे जो एक एक घंटे के बाद बजती थी, जैसे कि रात को 1 बजे 1 घंटी बजी, 2 बजे 2 घंटी बजी। तो इससे क्या है कि पूरी जनता को पता चल जाता था कि अब क्या टाइम हो गया है। तो जैसे ही सुबह 6 बजती थी तो 6 घंटियां बजती थी। अब राजा जो है खड़ा हो जाता था। तो इसमें राजा है, राजा क्या कहता है, उसे लगता है कि 6 बज गए हैं, अब मुझे उठना चाहिए, और उसे रात भर नींद नहीं आई थी। अगर हम रात भर नहीं सोते तो हमें सुबह उठा नहीं जाता। लेकिन क्या है कि अब तो कहता है कि मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि 6 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है। तो अब उसका सिर भारी हो रहा होता है। तो अब वो क्या करता है कि मुझे घोड़े पर सवार होकर वो कहता है कि बाहर जाना चाहिए, और वहां पर क्या है कि मुझे शीतल ब्यार यानी कि ठंडी हवा का आनंद लेना चाहिए। तो अब वो प्रहरी को बुलाता है जो उसके सेवक होते हैं, कहता वो उसके पास आ जाता है, कहता है कि महाराज की जय हो। अब राजा कहता है कि आप अंदर आ जाओ सिपाही, दीवान जी से तैयार होकर आने के लिए कहो। कि दीवान जी हैं वो राजा जी के साथ ही रहते हैं हमेशा, और उसको कहते हैं कि हमें घुड़सवारी करके बाहर जाना है। तो अब प्रहरी होता है वो क्या करता है, राजा की आज्ञा सुनकर चला जाता है, कहता है कि जो आज्ञा महाराज। अब जो राजा क्या कहता है कि सुबह की शीतल हवा में जो हमें ठंडी हवा होती है उसमें घुड़सवारी को क्या है कि अपना ही आनंद होता है। देखो सुबह सुबह उठकर अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है, हमारा मन खुश हो जाता है।
तो वो कहता है कि अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तो ये हमारा था नाटक का पहला दृश्य। अब उसके बाद इसमें नाटक में शुरू हो जाता है हमारे पास दूसरा दृश्य। तो इस दूसरे दृश्य में देखो क्या बताया गया है कि राजा और दीवान थे, वो दोनों घोड़ों पर सवार थे। तो दोनों घोड़े साथ साथ चल रहे थे। वहां पर हरा भरा मैदान था, चारों तरफ हमें पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। तो अब दीवान कहता है कि कितना अच्छा दृश्य है। तो राजा कहता है हाँ जी बहुत अच्छा दृश्य है ये तो। दीवान कहता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो। महाराज को कहता है, क्योंकि महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी ना, रात को उनको नींद नहीं आ रही थी। तो राजा कहता है कि मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, अब सिर दर्द भी ठीक हो गया है, लेकिन क्या है कि अब मुझे प्यास लग रही है। तो दीवान जी कहते हैं चलो महाराज हम नदी के पास चलते हैं। तो वहां नदी जो है नजदीकी है। तो राजा कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो अब राजा वो दोनों नदी के पास जाते हैं और जो दीवान था वो एक लोटा पानी भरकर लाता है। तो राजा कहता है जब पानी को पीता है, कहता है कितना निर्मल और अच्छा स्वच्छ जल है ये तो यह तो प्रकृति का अनमोल उपहार है। तो इसको पीकर क्या है कि मेरा मन जो है प्रसन्न हो गया। तो वो कहते हैं कि ये नदी जो बहकर कहाँ जाती है दीवान जी। देखो उन्होंने नदी से पानी पिया, अब राजा नदी के बारे में पूछ रहे हैं। तो दीवान क्या कहते हैं कि ये नदी यहाँ से बहकर दूसरे राज्य में चली जाती है। अब राजा कहता है कि इतना निर्मल और जो मृद जल यानी कि मीठा जल है वो दूसरे राज्य में चला जाता है, और वो इससे क्या है कि इस लोग जो इस पानी को व्यर्थ ही बहा देते हैं। तो हम इस पानी को रोक कर रखेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश है वो इस पानी को क्या है कि दूषित ना करे, गंदा ना करे, इसलिए हम इसको अपने पास रखेंगे। लेकिन दीवान जी कहते हैं कि इस नदी की धारा को हम नहीं रोक सकते, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखो अगर कोई नदी बह रही है, हम उसको बीच में से रोक लेंगे तो पानी सारा इकट्ठा नहीं हो जाएगा एक जगह। तो राजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना दीवान जी, तो इस नदी की धारा को है तुरंत रोको और क्या करो कि इस नदी की धारा को रोकने के लिए एक बांध बनवाओ। तो मैं इस नदी की जल की एक भी बूंद जो है दूसरे राज्य को नहीं दूंगा। देखो अब तो ये बेवकूफी वाली बात है कि अगर हम नदी के पानी को रोकेंगे, लेकिन क्या है कि दीवान को जो राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा दृश्य यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसमें तीसरा दृश्य शुरू होता है। तो इसमें क्या है कि नदी पर अब बांध बना देते हैं, तो नदी का पानी रुक जाता है जिससे पूरे नगर में पानी हो जाता है। तो अब वहां पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं दीवान और राजा। तो दीवान कहते हैं कि महाराज अब तो चारों तरफ पानी भर गया है, अब लोगों के घरों में भी घुसने लग गया है, अब क्या है कि हमारा तो सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब अगर यही हाल रही तो अगर बरसात आएगी तो और ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो राजा क्या कहता है हो जाने दो, लेकिन क्या है कि जो कुछ नुकसान होता है होने दो, लेकिन मैं इस क्या है कि नदी के पानी को दूसरे राज्य में नहीं भेजूंगा। तो मुझे नदी का पानी जो है पूरा का पूरा चाहिए। अब दीवान कहते हैं कि अगर पूरा नगर डूब जाएगा, तो राजा कहता है डूब जाने दो। तो दीवान कहता है कि जो हमारी फसल थी वो क्या हो जाएगी, चौपट। चौपट में होते हैं बर्बाद, हमारी फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो राजा कहते हैं हो जाने दो। तो फिर दीवान क्या कहता है कि प्रजा, प्रजा जो सारे लोग होते हैं, जनता, उसको बोलते हैं प्रजा। तो वो कहते हैं कि हमारी जनता है वो मर जाएगी। राजा कहते हैं मर जाने दो, लेकिन मैं पानी को जो नहीं जाने दूंगा यहाँ से दूसरे राज्य में। अब जो दीवान था वो सोचता है कि ये कितना मूर्ख और हठी राजा है, तो लगता है कि मुझे कुछ करना खुद करना पड़ेगा, लेकिन राजा से तो अब कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर राजा कहता है कि क्या सोच रहे हो दीवान जी। तो दीवान जी कहते हैं कि जब पड़ोसी राजा को पता चलेगा कि हमने उसका पानी रोक दिया है, तो वे हमारे पर क्या करेगा, आक्रमण ने हमला कर देगा। तो वो बांध भी तोड़ सकता है, तो हमें इससे क्या होगा कि भारी नुकसान होएगा। लेकिन राजा कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन तुम क्या है कि उनके हमले से डर रहे हो, मैं भी तो देखूं कि वो कैसे बांध को तोड़ते हैं, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कहते हैं कि अगर हमारे पर आक्रमण होगा तो हम भी उन पर आक्रमण कर देंगे। अब दीवान जी जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक रास्ता मिल गया। तो राजा जी कहते हैं क्या मिल गया दीवान जी, हम भी तो सुने। तो दीवान जी क्या कहते हैं,
बता दूंगा महाराज, मुझे कुछ कह के आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ आवश्यक जरूरी काम करना याद आ गया है। तो अच्छा महाराज, अब मैं नमस्कार, जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नाटक का जो हमारा तीसरा दृश्य है वो खत्म हो जाता है। अब चौथा दृश्य शुरू होता है। तो वहां पर एक घंटा घर होता है जहां पर घंटी बजाई जाती है एक एक घंटे के बाद। तो वहां पर जो है घंटा वादक एक आदमी खड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं घंटा वादक, जो घंटी बजाता है। तो घंटा वादक जो है वो कहता है दीवान जी को कि आप यहाँ मुझे बुलवा लिया होता। अब जो दीवान जी है वो महाराज जी से के पास से होकर वो कहाँ जाते हैं, घंटा घर व्यक्ति के पास, घंटा वादक के पास। तो दीवान कहता है कि मुझे एक क्या है कि आवश्यक गोपनीय काम है, यानी कि आपको एक क्या है कि एक काम मैंने बताना है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। मैं तुझे अपने पास नहीं बुला सकता था, क्योंकि क्या है कि मुझे ऐसा काम बताना है जिसके बारे में किसी को आपने बताना नहीं है। घंटा वादक कहते हैं कि आज्ञा दें दीवान जी, जो मुझे आज्ञा दोगे मैं वही काम करूंगा। अब दीवान क्या कहते हैं कि आज आधी रात के बाद क्या करोगे कि तुम घंटा प्रत्येक घंटे पर नहीं बल्कि हर आधे घंटे पर बजाओगे, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम प्रतिदिन बजाते हो। अब जो घंटा वादक था वो एक एक घंटे के बाद घंटी बजाता था। तो वो कहता है कि आप एक एक घंटे के बाद नहीं बल्कि आप क्या करोगे कि आधे आधे घंटे के बाद बजाओगे। देखो, जो घंटी जैसे कि उन्होंने 1 बजे बजानी थी वो 12:30 बजे बजाई, फिर 1 बजे बजाई, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे, इस तरह से उन्होंने 6 घंटियां बजानी थी। तो अब घंटा वादक कहता कि बस इतना छोटा सा ही काम था, तो जो आज्ञा दीवान जी, जो मुझे आज्ञा मिलेगी मैं तो वही काम करूंगा। दीवान जी कहते हैं कि इस बारे में जब तक मैं ना कहूं किसी को मत बताना कि ये मैंने तुम्हें आदेश दिया घंटी बजाने के लिए। तो घंटा वादक कहता है कि आप निश्चित रहें दीवान जी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो इस पर हमारा जो चौथा दृश्य होता है नाटक का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद इसमें 5वां दृश्य शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बताया गया है कि राजमहल के अब बाहर का दृश्य है, अंदर का नहीं बल्कि बाहर का। तो रात को 3 बजे हैं, लेकिन 6 बार घंटा बजने की आवाज तो सुनाई देती है। तो एक सिपाही जो वो दूसरे सिपाही को जगाता है। तो इसमें जो सिपाही होते हैं उनको प्रहरी भी बोलते हैं, यानी कि जो रक्षा करते हैं। तो पहला प्रहरी क्या कहता है कि अरे उठो 6 बज गए। तो दूसरा कहता है कि ओह अभी तो हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो पहला प्रहरी कहता है कि उसे 6 बज गए हैं, उठो, मुझे 6 बार घंटी बजने की आवाज सुनाई दी है। तो दूसरा कहता है कि क्या 6 बज गए, लेकिन अभी इतना अंधेरा क्यों है। तो क्योंकि 6 बजे तो दिन निकल आता था, सूरज निकल आता था। तो पहला प्रहरी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, या तो मैंने देखा ही नहीं कि 6 घंटियां बज चुकी हैं और दिन भी नहीं निकला आज तो दूसरा कहता है कि अब तक तो सूरज को निकल आना चाहिए था। तो पहला प्रहरी क्या कहता है, पता नहीं आज सूरज को क्या हो गया, सूरज क्यों नहीं निकला। तो दूसरा कहता है कि सूरज को क्या हुआ होगा। तो पहला प्रहरी कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो 6 बार घंटे बजने की आवाज सुनी थी। तो दूसरा कहता है कि जागो जागो सभी जाग जाओ। अब सभी की तरफ से क्या है कि शोर मचने लग जाता है। तो पहला प्रहरी क्या कहता है, सूरज को कुछ हो गया है जो वो अभी तक नहीं निकला। तो इस पर हमारा जो है 5वां दृश्य खत्म हो जाता है और छठा दृश्य अब शुरू हो जाता है। तो अब इस दृश्य में क्या है कि राजमहल का दृश्य बताया गया है जब जो है राजा सोया पड़ा था। अब प्रहरी जो होता है वो क्या कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज घोर अनर्थ हो गया है। घोर अनर्थ में क्या है कि बहुत बुरा, कि बहुत बुरा हो गया है, महाराज जी आप उठो अब। राजा कहते हैं कि क्या हुआ सिपाही। तो प्रहरी कहता है कि महाराज जो है अब 6 बज गए हैं लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है। तो राजा कहते हैं कि सूरज नहीं निकला और 6 बज गए, क्या कहते हो आप। तो प्रहरी कहता है कि हाँ महाराज आप स्वयं देख लीजिए। अब राजा कहते हैं कि दीवान जी को बुलाओ। तो अब जो प्रहरी कहते हैं कि जो आज्ञा महाराज, अब वो दीवान जी को बुलाता है। तो राजा कहते हैं कि यह क्या हो रहा है दीवान जी, कि सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला, कि 6 घंटियां बज चुकी हैं लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला। तो दीवान जी क्या कहते हैं कि महाराज मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 6 बज गए हैं और सूरज अभी तक नहीं निकला। इसका सिर्फ क्या हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है। वो राजा को कहते हैं।
तो राजा कहता है कि वह क्या कारण हो सकता है। तो दीवान जी अब उसे बताते हैं कि किसी ने सूरज का अपहरण कर लिया है, यानी कि उसको कैद कर लिया है। उसने सूरज को कैद कर लिया है ताकि जो हमारे राज्य में अब अंधेरा ही रहे, कभी भी सूरज ना हो। राजा ने कहा कि सूरज का अपहरण कर लिया है, तो कौन है वो, किसमें इतना दुस्साहस है, किसमें इतनी हिम्मत है जो सूरज को क्या है कि छिपा सकता है। तो दीवान जी कहते हैं कि महाराज, कि वह उस देश का राजा हो सकता है जिसका पानी हमने रोका था। मैंने सुना है कि वह बहुत नाराज है। आप तो जानते ही हैं कि जो सूरज है उधर से ही आता है जहां से अब पानी आता है, हमने रोका है। तो राजा कहते हैं कि अब क्या उपाय है दीवान जी, अगर हम नदी का पानी उनके लिए छोड़ देंगे तो वे हमारे लिए भी सूरज को छोड़ देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब दीवान जी कहते हैं, क्या बात है महाराज, आप कितने बुद्धिमान हो। राजा कहते हैं कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। तो वो कहते हैं कि दीवान जी, अब सेनापति, सेनापति होता है यानी कि जो सेना का स्वामी होता है, उसे बुलाते हैं। तो सेनापति कहते हैं कि मैं यही हूँ महाराज, आप आज्ञा दीजिए। राजा क्या कहते हैं, अब सेनापति जाओ और अपने आदमियों से कह दो कि नदी पर जो बना बांध है वो तोड़ दें। अब सेनापति जो होते हैं वो कहते हैं कि जो आज्ञा महाराज। अब राजा कहते हैं दीवान जी, अब तो सूरज छोड़ दिया जाएगा, अगर हम नदी का पानी बांध तोड़ देंगे, उनको पानी दे देंगे तो वो हमें सूरज को दे देंगे। तो दीवान जी कहते हैं, जी महाराज, जैसे ही उनके पास पानी पहुंचेगा वैसे ही वहां का जो राजा है वो सूरज को छोड़ देगा। अब राजा क्या कहते हैं कुछ देर बाद कि अब तो पानी पहुंच गया होगा दीवान जी। तो दीवान जी कहते हैं, जी महाराज, वह देखिए अब सूरज भी आने वाला है। तो राजा कहते हैं, दीवान जी वह देखो सूरज आ गया। अब दीवान जी क्या कहते हैं इसमें, महाराज आपने सूरज को बचा लिया, पता नहीं वह राजा सूरज के साथ क्या करता। आप दयालु हैं, आप महान हैं, महाराज की जय हो। अब राजा क्या कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं है, यही तो हमारा काम है। अब सभी जो लोग क्या कहते हैं कि महाराज कृष्ण मूर्ति की जय, महाराज कृष्ण मूर्ति की जय। तो इससे नाटक का जो है वो अंत हो जाता है। तो देखो इस नाटक को हमने पढ़ा तो इसमें क्या है कि राजा मूर्ख था, लेकिन जो दीवान था वो बुद्धिमान था। सूरज को तो कभी अपहरण नहीं होता, बल्कि वो ये सारा खेल क्यों खेल रहा था, ताकि जो जनता को दुख से बचाया जा सके। तो इसमें हमारे पास अब आओ करें एक में है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें हमारे पास कै भाग में दिया हुआ है कि राजा करवट क्यों बदल रहा था, यानी कि करवट कभी इधर से उधर क्यों हो रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, पलंग में खटमल थे, मच्छर काट रहे थे, राजा बीमार था। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है आपने उसमें बुक पर ही टिक मार्क करनी है। आगे है, नदी का पानी कैसा था, गंदा और बदबूदार, मीठा और निर्मल, साफ और नमकीन, प्रदूषित और बेकार। जो राजा ने नदी का पानी रोका था वो कैसा था वो हमने बताना है। दीवान रात को किससे मिलने गया था, प्रहरी से, राजा से, घंटावादक से या सेनापति से। उसके बाद दीवान जो था वो कैसा आदमी था, मूर्ख था, नादान था, बुद्धिमान था या सीधा साधा। देखो अगर वो बुद्धिमान चालाक था तभी उसने राजा को जनता के कष्ट से मुक्त कराया था। तो नदी का पानी बहकर कहाँ जाता था, दूसरे राज्य में, मरुस्थल में, सागर में, तालाब में। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये टिक मार्क आप स्वयं ही कर सकते हो। आगे आओ करे दो में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे कि राजा बहुत ही समझदार आदमी था, राजा को समझाने के लिए सेनापति ने योजना बनाई थी, एक योजना बनाई गई थी, उसके तहत ही काम हुआ था ना। तो राजा ने दीवान जी को पानी रोकने का आदेश दिया था, नदी पर पुल बना दिया गया, पड़ोसी देश ने सूरज को बंदी नहीं बनाया था। तो इसमें आपने ये लाइनों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। उसके बाद आओ करे 3 में किसने कहा, किससे कहा। यहाँ पर हमारे पास 5 लाइनें दी हुई हैं, तो इस पाठ के आधार पर आप इन लाइनों को बताओगे कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से ये लाइनें कही थी।
उसके बाद आओ करे 4 में कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि सुस्ती को दूर भगाने के लिए राजा ने क्या सोचा, तो उसने क्या कहा था कि हम घूम कर आते हैं, घुड़सवारी करते हैं। तो उसके बाद है राजा ने नदी के पानी को देखकर दीवान जी से क्या पूछा। जब उसने नदी का पानी देखा था कितना शुद्ध और स्वच्छ है, तो उन्होंने पूछा था कि ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो बांध बनाकर पानी रोकने पर क्या हुआ। देखो अगर हम पानी को रोक लेंगे तो आपको भी पता होगा कि क्या हो जाएगा, कि चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। आगे है दीवान जी ने घंटा वादक को क्या समझाया था, कि घंटा, हमने ये पाठ में पढ़ा था कि घंटा वादक को क्या समझाया था कि आप 1 घंटे के बजाय आप क्या करोगे कि आधे घंटे बाद घंटी बजाओगे। अगर नदी का बांध नहीं तोड़ा जाता तो क्या होता। देखो अगर नदी का बांध हम नहीं तोड़ेंगे तो पूरा नगर जो है वो डूब जाता ना, सभी लोग मर जाते, तो नुकसान ही होता है अगर हम नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें है आओ करे 5 में एकाकी में आए 3 मुख्य चरित्रों के नाम और उनकी 2-2 विशेषताएं। देखो इसमें हमारे पास कुल 6 व्यक्ति थे, राजा था, दीवान था, प्रहरी था, सेनापति था। तो इनमें किसी भी 3 व्यक्तियों के आपने नाम बताने हैं और उनकी 2-2 विशेषताएं आपने करनी है।